बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, हम मुताला पाकिस्तान 9th क्लास बाब नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ है। बाब का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। इससे पहले हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज भी हम जो पढ़ेंगे वो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक सवाल है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी किस तरह थी, वो आप इसको तफसीली अंदाज में लिखें। और ये मुआशी महरूमी जो है ये 1857 में जो मुसलमानों की जंग आज़ादी नाकाम हुई उसके बाद जो मुसलमानों के साथ बीती उसके ऊपर आपने लिखना है। चलें इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी, इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। 1857 की जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ टूट पड़े। अगरचे हिंदुओं ने भी इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया था, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देकर वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देकर ख़ुद बरी ज़िम्मा हो गए। मुस्लिम कौम ज़ेर इताब आई और इन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़े। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि ये जो जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी शुरू हुई ये मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने शुरू की। थोड़ा सा मैं इसका आपको पस मंज़र पेश करता हूँ। सिराजुद्दौला की शहादत 1757, फिर उसके बाद सुल्तान फ़तेह अली टीपू सुल्तान की शहादत 1799। उसके बाद बहुत कमज़ोर हो गए मुसलमान और आलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। 1857 में दिल्ली पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। दिल्ली पर कब्ज़ा होने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और हिंदुओं ने एक दफ़ा फिर कोशिश की कि अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की जाए। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक छावनी से हुई थी और एक बहुत मशहूर फ़िल्म भी बनी है मंगल पांडे। वो मंगल पांडे का किरदार और मुसलमान उस वक्त मिलकर उन्होंने ये शुरू की, जिसका शुरुआत ये थी, जिसकी वजह ये बनी थी कि एक कारतूस इंडिया सल्तनत बरतानिया से आए थे और वो मुसलमान हिंदुस्तान की तमाम छावनियों में दिए गए। वो कारतूस की शक्ल या उसकी शेप इस किस्म की थी कि उसके ऊपर गाय की चर्बी भी लगी हुई थी और उसके ऊपर सूअर की चर्बी भी लगी हुई थी। एक हाथ में जो सिपाही या फौजी होता था वो गन पकड़ता था, दूसरे हाथ से वो कारतूस निकाल कर उसको अपने दांतों से खोलता था और ऐसे गन के अंदर वो लोड करते थे। हिंदुओं ने उस कारतूस को चलाने से इनकार किया क्योंकि उसके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई थी और हिंदुओं के नज़दीक जो गाय है वो उनके लिए बहुत मोतबर है, वो उसको गाय को माँ का दर्जा देते हैं। और मुसलमानों ने भी उस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके ऊपर सूअर की चर्बी लगी हुई थी। मुसलमान सूअर को हराम समझते हैं और दांतों के अंदर चबाना तो बहुत ही मायूब समझते थे। इसलिए ये एक छावनी से स्टार्ट हुई। वहाँ के कुछ सिपाहियों ने, जिसमें हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे, उन्होंने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया। मैं अभी बता चुका हूँ, एक मशहूर किरदार मंगल पांडे, वो उसकी छावनी से ये काम शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जिन सिपाहियों ने ये इनकार किया था उनको गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, आखिर उनको फांसी दे दी गई, जिसमें से सबसे पहली जो फांसी थी वो मंगल पांडे को दी गई। जब उसको फांसी दी गई तो ये गम और गुस्सा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। पूरे हिंदुस्तान की छावनियों से स्टार्ट हुआ। वहाँ हर छावनी में हर सिपाही ने, जो अंग्रेज़ सरकार ने भर्ती किए हुए थे, मुसलमान भी और हिंदुओं भी, सब ने उस कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया। और ना सिर्फ कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत भी शुरू हो गई। ये फैलते फैलते छावनियों से फिर पूरे हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में भी ये बगावत फैल गई और ये अंग्रेज़ इसको बगावत कहते थे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कह दूँ कि कुछ मौर्रिखीन आपको नज़र आएगा कि तारीख़ में वो इसको गदर लिखते हैं। गदर मीन किसी एक हक वाली हुकूमत हो, उसके ख़िलाफ़ कोई मुसल्लह जदोजहद करे, उसको गदर या बगावत कहते हैं। तो अंग्रेज़ इसको बगावत कहते थे, लेकिन हिंदुस्तान के वासियों में, मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने इसको जंग आज़ादी का नाम दिया। ये जंग आज़ादी फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और इसके रूह रवां और इसके जो लीड करने वाले थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे। उन हीरोज़ में से 1857 के हीरोज़ में से जो सबसे बड़ा नाम आता है वो अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी, अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी और अहमदुल्ला शाह मदरासी, कर्नल बख्त ख़ान और पंजाब के राय अहमद ख़ान खरल और भी बेशुमार नाम हैं और जिनमें मुसलमान उलमा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन्होंने इस जंग को लीड किया और पूरे हिंदुस्तान में इसको चलाया।
जंग उरूज पे थी और अंग्रेज़ों ने फिर चाल चली, जो उनकी पुरानी चाल थी। उन्होंने मुसलमानों से भी और हिंदू कौम से भी कई ऐसे लोगों को ख़रीद लिया जिन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा किया और गद्दारी की अपनी कौमों के साथ। उनको हिंदुस्तान में हर जगह से ऐसे लोग मैसर आ गए, ख़ास तौर पर पंजाब से। जब गद्दारों की मदद से मुसलमान कौम को भी और हिंदुओं को भी ये जंग आज़ादी जो है इनकी शिकस्त में बदलती नज़र आई, हिंदू कौम जो है वो पूरी तरह फिर इस जंग से बरी ज़िम्मा हो गई, हट गई। और आखिर में इस जंग को जो लड़ने वाले थे वो सिर्फ मुसलमान थे। मुसलमानों ने इस जंग को आखिर तक जारी रखा, लड़ते रहे। हिंदू पूरी तरह अलहदा हो गए, ना सिर्फ अलहदा हुए बल्कि मुसलमानों को पकड़वाने भी लगे, शिकस्त के ज़िम्मेदार भी वही बने। उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ टोटल चेंज कर ली, अंग्रेज़ों के पलड़े में अपनी वफ़ादारियों को रख दिया। अंग्रेज़ों ने फिर उन जो गद्दार थे, जिनमें कुछ मुसलमान और हिंदू भी थे, हिंदू जो गद्दारी कर चुके थे जंग आज़ादी से, उनकी मदद से तमाम जंग आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे उनको शिकस्त दी और ये जंग आज़ादी कुचल दी गई। जब ये जंग आज़ादी कुचल दी गई 1857 वाली, तो उसके बाद जो अंग्रेज़ों का गुस्सा था, उनका जो बदला लेने वाला अंदाज़ था, जो अताब आना था उनका, वो सिर्फ मुसलमान कौम पर उनका अताब आया। उन्होंने हिंदुओं को कुछ भी नहीं कहा, क्यों कि वो जंग से पहले विड्रॉ कर चुके थे। ना सिर्फ विड्रॉ किया बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो वो तो अंग्रेज़ों के साथ ही हो गए। तो मुसलमान जो आखिर तक जंग आज़ादी लड़ते रहे वो ज़ेरे अताब आए। कहा जाता है कि पेशावर से लेकर दिल्ली तक मेन शाहराह पे जब आया जाता था तो कोई दरख्त भी ऐसा नज़र नहीं आता था जिसके ऊपर किसी मुसलमान की लाश ना लटक रही हो। इतना कत्लेआम हुआ कि पिछले कत्लेआम जो हुए वो इंसानियत भूल गई। मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया, ख़ास तौर पे उन मुसलमानों को जिन्होंने जंग आज़ादी में किसी न किसी लिहाज से कुछ न कुछ भी हिस्सा डाला हो। ख़ास तौर पर इनमें भी फिर ख़ास तौर पर मुसलमान उलमा सबसे ज़्यादा ज़ेर ताब आए। तोपों के आगे उनको बांध कर उड़ाया गया। तोपों के आगे जो बांध कर अंग्रेज़ों ने उड़ाया है उनमें सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, और फिर मुसलमानों में उनमें सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमान उलमा और फज़ला की है। अब जब ये जंग आज़ादी नाकाम हुई, मुसलमान ज़ेर अताब आए, जंग आज़ादी के बाद कत्लेआम हुआ और जो उनके ऊपर जुल्म हुए उनमें मुआशी लिहाज से जो जुल्म किए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ऊपर, और उनको बिल्कुल पैसे के लिहाज से, मुआशी लिहाज से, जिसे कहते हैं ना रोड पर ले आना, वो हाल उनका किया। उसमें क्या क्या महरूमियों का सामना करना पड़ा मुसलमानों को, वो ये सवाल का हिस्सा है। उसमें आपने स्टार्ट में थोड़ा सा ये जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी का थोड़ा सा पस मंज़र पेश करना है। ये पस मंज़र पेश करने के बाद आपने 5 पॉइंट डिस्कस करनी है। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना हो तो आपने किस अंदाज से करना है। रट्टा लगाने बैठेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको सवाल की समझ भी नहीं आएगी, आपके जहन में या दिल में सही अंदाज से बैठेगा नहीं। सही अंदाज से ना बैठने का ये मतलब है कि आर्जी तौर पर तो आपको याद हो जाएगा, फिर कुछ अर्से बाद दोबारा आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके जहन से मऊफ हो चुका होगा। तो उसका तरीका ये है कि आपको समझ कर पढ़ें, उसके पॉइंट्स बना लें। दोबारा ये बता रहा हूँ बात, ये पिछले लेक्चर में हो चुकी है। 5 पॉइंट बनेंगे इसके। 5 पॉइंट में पहले पॉइंट में आपने बात करनी है, आपने ज़हन में रखना है अपने कि क्या बात करनी है आपने, मुलाजमतों से मुसलमानों की बेदखली। इसकी फिर आगे डिटेल होगी, वो आप जब पेपर पे लिखेंगे तो वो 3 से 4 लाइनें या 5 लाइनों की इसकी डिटेल होगी पहले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है मुसलमानों से ज़मीनों का छिन जाना, इस पर भी 3-4 लाइनें बनेगी। तीसरा पॉइंट मुसलमानों के कारोबार बंद होना। चौथा पॉइंट मुसलमानों की घरेलू सनत की तबाही। 5वां पॉइंट तिजारत का मुतासर होना। ये 5 पॉइंट आप मुआशी महरूमी के लिहाज से आप डिस्कस करेंगे। तो आए सबसे पहले हम पहले पॉइंट की रीडिंग करते हैं। अंग्रेज़ों ने तआस्सुब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बा के तहत मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों ख़ुसूसन फ़ौज से निकाल दिया और उन पर सरकारी मुलाजमत के दरवाज़े बंद कर दिए। मुसलमान अपनी काबिलियत और इस्तेहक़ाक़ के बावजूद, इस्तेहक़ाक़ मीन अपना हक़ रखने के बावजूद, कमतर अहलियत के हामिल हिंदुओं के मुकाबले में, कमतर अहलियत अपने से कम हैसियत वाले जो हिंदू थे उनके मुकाबले में मुलाजमत से महरूम रखे जाते थे। मुसलमानों को मुलाजमतों से निकाला गया, ख़ास तौर पर फ़ौज से। फ़ौज से इसलिए निकाला गया कि आपको पहले बताया जा चुका है कि 1857 की जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा किरदार मुसलमानों का था और मुसलमानों में भी स्टार्ट करने वाले वो थे जो फ़ौज में थे। वो
पहले गलती से कह लें या जिस अंदाज से भी कह लें फ़ौज में आ गए थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में फ़ौज से हट गए। फ़ौज में उन्होंने मुसलमानों को ख़ास तौर पर मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया। चंद लोगों को रखा मुसलमानों को, लेकिन उनको जो उनके वफ़ादार थे। इसके अलावा जो बाकी सरकारी मुलाजमतें थीं, जो भी ओहदे हुआ करते थे, चाहे वो अदालत के महकमे हों या कोई भी महकमे हों, हर महकमे से बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी तफ्तीश के, बस आदमी मुसलमान है और इसको निकाल दिया जाए। ये नहीं देखा जाता कि उसकी अहलियत क्या थी, वो किस तरह का था। और उसकी जगह पर हिंदुओं को मुलाजमतें दी गई, और हिंदुओं को भी कौन सी, जो उससे कम हैसियत वाले थे। मुसलमान जिसको बरतरफ किया गया था वो आला दर्जे का आदमी था, लेकिन उसके मुकाबले में कम दर्जे वाले हिंदू को मुलाजमत दे दी गई। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है मुसलमानों से ज़मीनों का छिन जाना। चलें आए रीडिंग करते हैं। अक्सर मुसलमानों की जागीरें छिन गईं, उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गईं और बाद मुसलमान किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। उनकी जागीरें और ज़मीनें गैर मुस्लिमों को बतौर इनाम दे दी गईं। मुसलमान मालिक की बजाय मज़ारे बन गए। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की हालत ज़ार का नक्शा यूँ खींचा है, कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुँचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा हो। यहाँ पर आप देखें, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि मुसलमानों की मुआशी महरूमी के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने किस अंदाज़ में नक्शा खींचा है। या ये सवाल बन सकता है कि 1857 के बाद मुसलमान जिस अंदाज से ज़ेर ताब आए, इसके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कहा है। तो आप बताएंगे सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुँचने से पहले किसी मुसलमान का घर न ढूंढा हो। जो मुसलमान जागीरदार थे, नवाब थे, अब वो मज़ारे की हैसियत में आ गए, और वो मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी की थी उनको जागीरें दी गईं, और ज़्यादातर उनको जागीरें दी गई जो मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू कौम से थे। और मुसलमान कौमों का जो वतीरा होता था, जो उनका तुर्रा इम्तियाज़ होता था, जो उनका शिआर होता था, जो उनके लिए काबिलियत और एक बढ़तरी की अलामत हुआ करता था, सोच वो बड़ी सोच समझ के तहत, बड़ी ही साजिश के तहत उन शार को जो वो इस्तेमाल किया करते थे डिग्रेड करना शुरू कर दिया गया, हिंदुओं की तरफ से भी और अंग्रेज़ों की तरफ से। मिसाल के तौर पर एक कि दाढ़ी और पगड़ी, ये उस ज़माने में एक फ़ख्र की अलामत समझा जाता था, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था, उलमा ख़ास तौर पर, और मुसलमानों के अमायदीन जो होते थे, जो इलाक़ों में फ़ैसला करने वाले होते थे, जो इलाके में इज़्ज़तदार होते थे, इज़्ज़त की हैसियत रखने वाले लोग होते थे, वो पगड़ी ज़रूर पहना करते थे। और पगड़ी भी वो जिसको कहते हैं तुर्रे वाली, शिमले वाली पगड़ी पहना करते थे, दाढ़ी होती थी, मूँछें। इस अलामत को उन्होंने डिग्रेड करके पेश करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने इस अलामत को किस तरह डिग्रेड किया? उन्होंने अपनी महफ़िलों में, अपने दफातर में, अपने महल में, हर जगह जो बैरे रखे, जो नौकर रखे, उनको ऐसे वो पगड़ी तुर्रे वाली पहनानी शुरू कर दी, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं, जो बाद के लोग हैं, वो इसको घटिया समझकर इससे तर्क करें, भाई ये तो कम दर्जे के जो लोग होते हैं वो पगड़ी पहना करते हैं। हालांकि उस ज़माने में क्या था, मुसलमान इमायदीन, मुसलमान इज़्ज़त वाले और उलमा जो हुआ करते थे वो पगड़ी पहना करते थे। इस अंदाज से उन्होंने अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की हर एक चीज़ पर, सकाफ़ती तौर पर, मजहबी तौर पर, जो हमारे लिए बायस फ़ख्र और इम्तियाज़ का बायस होती थी, उसको निशाना बनाया। और जागीरें भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों से छीन गईं, मुसलमान मज़ारे बन गए। और सर सैयद ख़ान का कॉल जो है वो भी मैंने आपके सामने पेश किया, इसको भी आपने ज़रूर याद करना है। अगला पॉइंट है नंबर 3 पर, मुसलमानों के कारोबार मुतासिर होना। चलें, मुसलमानों के कारोबार बंद हो गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खसूसी कारोबारी मराआत और रियायतें देकर उन्हें अपने साथ मिला लिया। मराआत, उनको सहूलतें देकर हिंदुओं ने मकामी तिजारत के मैदान में अपनी अजारादारी कायम कर ली। और मुसलमान, अजारादारी होता है होल्ड, अपना होल्ड कायम कर लिया, और मुसलमान तिजारत पेशा लोग इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो गए। इक़्तिसादी बहरान, इकॉनमी के लिहाज से, माशी लिहाज से बहरान का शिकार हो गए। बरतानिया में सनाती इनकलाब के नतीजे में वहाँ उम्दा और सस्ता माल तैयार होने लगा जो हिंदुस्तान में दरामद किया जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों की घरेलू सनत, जिसकी पैदावारी ज़राए तरक्की याफ्ता ना थे, तबाह हो गई।
नंबर 5 पे ये पॉइंट है, बरतानिया की सनअती अशिया तो हिंदुस्तान में आ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ों की खपत ना बरतानिया में थी ना यूरोप में थी। खपत मीन उनका वहाँ पर एक्सपोर्ट होना, वहाँ पर जाना चीज़ों का। तो जो हिंदुस्तान की चीज़ें थी वो बरतानिया में भी नहीं जा सकती थी और ना यूरोप में जा सकती थी। हिंदुस्तान की बैरूनी तिजारत मुतासर होने से लाखों अफराद बेरोज़गार हो गए, जिसमें मुसलमानों की भी कसीर तादाद शामिल थी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है, मुसलमानों के कारोबार बंद हो गए और जो भी कारोबारी मराहत थी, रियायतें थी, वो हिंदुओं को दी गई और मुसलमानों के कारोबार जो थे ज़बरदस्ती छीन लिए थे। जो मुसलमानों को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, वैसे तो बताया गया है ना कि बहुत लाखों की तादाद मुसलमानों को कत्ल किया गया, जिनको कत्ल नहीं किया गया उनको मुआशी लिहाज से इस कदर महरूम कर दिया गया कि उनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो गया। तमाम रियायतें कारोबार के लिहाज से हिंदुओं को दी गई, मुसलमानों की तमाम कारोबार छीन लिए गए और हिंदुओं की इस लिहाज में तिजारत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से अजारादारी कायम हो गई। सनती लिहाज से बताया गया है यहाँ पर कि बरतानिया में सनत इनकलाब आ चुका था, वहाँ फैक्ट्री कारखाने जो है वो बहुत ज़्यादा लग चुके थे, इस लिहाज से हिंदुस्तान थोड़ा सा पीछे था। तो वहाँ पर जो माल तैयार होता था उसकी लागत कम थी, वो सस्ता माल तैयार होता था। गो के खाम माल जो है वो हमारे ही इलाकों से जाया करता था उसकी तैयारी के लिए, तो उसकी तैयारी में खाम माल हमसे लेकर जाते थे और वो बहुत सस्ते दामों हमसे खाम माल लेते थे। खाम माल सस्ते दामों लेते थे हिंदुस्तान से और वहाँ जाकर उनकी सनतों में तैयार होता था, तैयारी में भी उनका ख़र्चा नहीं आता था। इस वजह से वो जो भी माल तैयार होता था उसकी कुल कीमत जो है वो कम होती थी। जब वो कम होती थी तो वो फिर अच्छे तरीके से बरतानिया से एक्सपोर्ट करते थे और कहाँ पर, यहाँ वाले इलाकों में भी ख़ास तौर पर जहाँ आबादी ज़्यादा थी। तो मुसलमानों की जो मकामी सनत थी, घरेलू सनत, वहाँ वो कोई चीज़ मिसाल के तौर पर तैयार करते थे तो वो 15 रुपये की तैयार करते थे। वहाँ बरतानिया से जो चीज़ तैयार होकर आती थी वो 10 रुपये की तैयार होकर आती थी और यहाँ 11-12 रुपये की मिल जाती थी। तो मुसलमानों की जो घरेलू सनत है वो इससे बहुत मुतासिर हुई। लोगों ने उन्हीं से, बरतानिया वालों से ही ज़्यादा माल ख़रीदा। मुसलमानों की घरेलू सनत मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई। बरतानिया की सनती अशिया तो हिंदुस्तान आ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ें वहाँ उनकी खपत यूरोप में भी नहीं थी और ना ही बरतानिया में या किसी भी यूरोप के दूसरे मुल्क में। इससे भी लाखों लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। तो इस लिहाज से 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जो थे वो इकॉनमी के लिहाज से, मुआशी लिहाज से कमज़ोर तर होते गए। आपने अज़ीज़ तलबा इसको जब याद करना है तो याद करने का आपका अंदाज़ यही होगा कि 1857 की जंग आज़ादी का मुख्तसर पस मंज़र पेश करना है। जो मैंने आपको ज़ुबानी बताया था कि 1857 की जंग आज़ादी कहाँ से शुरू हुई, वो एक कारतूस उसकी वजह बना, वहाँ से आगे शुरू हुई, ये सारा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताया था। लेकिन मुख्तसर आपने इसका बैकग्राउंड बताना है, वो आपकी बुक में भी 3 से 4 लाइनों का लिखा हुआ है, या इसको आप 5 से 7 लाइनों पर ले जाएँ या 7-8 लाइनों से ज़्यादा ना जाए। मुख्तसर बैकग्राउंड 1857 की जंग आज़ादी का बताना है। उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या हुआ मुआशी लिहाज से। वैसे तो मुसलमानों के लिहाज जो ज़ेर एताब आए वो सिर्फ मुआशी लिहाज से नहीं आए, इसके अलावा मुसलमानों के जो निज़ाम तालीम था, सबसे पहला हमला तो निज़ाम तालीम पर हुआ है। 1857 तक मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान में जब मुग़ल छोड़ कर गए तो जो लिटरेसी रेट था शरह ख़वानगी वो 97% था, 97% था। और 1947 1857 में जंग अंग्रेज़ों के तसल्लुत जो पूरा हो गया, अंग्रेज़ों के आने के बाद से लेकर 1947 तक ये तकरीबन 90 साल बनते हैं। 90 साल बाद जो लिटरेसी रेट 97% पे था वो 30% से भी कम पर आ गया। इतना बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने निज़ाम तालीम का। निज़ाम तालीम बहुत अच्छा था मुसलमानों का। मदरसा सिस्टम होता था, मदरसे में बच्चे जो थे वो नादरा कुरान भी पढ़ते थे, कुरान हिफ्ज़ भी करते थे, दीनी बुनियादी मालूमात भी हासिल करते थे। इसके अलावा जो भी दुनियावी उलूम थे वो भी सारे के सारे पढ़ाए जाते थे। और उसी मदरसे के अंदर हिंदू बच्चों के तलबा भी आकर पढ़ते थे, वो भी उनसे मंतक भी सीखते थे, इल्म अदब भी सीखते थे, मैथ भी सीखते थे, फ़िज़िक्स भी, और शेर व शायरी, अदब, हर अंदाज़ में हर चीज़ पढ़ाई जाती थी, मुसलमानों के बच्चों को भी और हिंदुओं के बच्चों को भी। और सबसे पहला हमला जो अंग्रेज़ों ने किया वो मुसलमानों के निज़ाम तालीम पे किया। इसके अलावा निज़ाम तालीम के बाद उन्होंने
सियासी लिहाज से भी मुसलमानों को कुचला, मुसलमानों की सकाफ़त पे भी हमला किया, मुसलमानों की मजहबी अक़दार पे भी हमला किया। हर लिहाज से उन्होंने मुसलमानों को दबाने की कोशिश की और कुचलने की कोशिश की। लेकिन बाकी मुसलमानों के जो हमले हुए मुसलमानों के ऊपर 1857 की जंग आज़ादी के बाद, आपने इस सवाल में वो डिस्कस नहीं करने। इस सवाल में आपने मुआशी लिहाज से जो मुसलमानों को महरूम रखा गया उसको डिस्कस करना है, और मुआशी लिहाज से जो महरूम किया गया उसमें स्टार्ट में मुख्तसर जंग आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी का मुख्तसर तारुफ और ये 5 पॉइंट में आपने पहले ज़हन में उन 5 पॉइंट की हेडिंग्स दिन में बिठानी है। ये आप चाहे रटा लगा लें, वैसे तो मैं रटे के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन 5 पॉइंट जो है इसको आप रटा लगा लें, अच्छे तरीके से याद हो जाएं, तो फिर इस हर पॉइंट के जो आगे लाइनें बननी हैं, 5 लाइनें बननी हैं, 7 लाइनें पढ़नी हैं, वो आपको बोलने में आसानी होगी। एक पॉइंट अगर आपके ज़हन में हो, मुलाज़मतों से मुसलमानों की बेदखली, इसमें आप बताएंगे हर मुलाज़मत से बेदखल किया गया, ख़ुसूसन फ़ौज से बेदखल किया गया, और उनकी जगह पर हिंदुओं को लाकर बराजमान किया गया। और हिंदू भी कौन से वाले हिंदू जो काबिलियत के लिहाज से मुसलमानों से कम थे। अगर आपको हेडिंग याद है तो हेडिंग के आगे पूरे जुमले बनाने 3 से 4 ये आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। ये 5 पॉइंट आपने माशी लिहाज से डिस्कस करने हैं। अज़ीज़ तलबा, इस तरह ये इस बाब का ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।